हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बायोडे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर मिस रीमा और आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें से एक का नाम है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो मायोजेनिक है, यानी कि उसके जो मसल है वो ऑटो एक्साइटेबल है, खुद से जनरेट कर सकते हैं इम्पल्स और खुद से उसको कंडक्ट भी करवा सकते हैं पूरे हार्ट में, तो फिर हमारे को रेगुलेशन क्यों जरूरत है हार्ट की। तो इसका रीजन क्या होता है कि नंबर ऑफ हार्ट बीट जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती हैं या बहुत ही ज्यादा कम होती हैं। तब उसको कंट्रोल में लाने के लिए, उसको वापस से नॉर्मल लाने के लिए, नॉर्मल हार्ट रेट पे लाने के लिए रेगुलेशन करवाई जाती है हार्ट की। अब हम ये देख लेते हैं जो हार्ट बीट को रेगुलेट करने का सेंटर है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो कार्डियक सेंटर, कार्डियक रिलेटेड होता है हार्ट से। कार्डियक वर्ड जब होता है वो हार्ट के लिए आता है। ये सिचुएटेड होता है मेडुला में। कहाँ पे? मेडुला ओब्लोंगेटा में। हमें पता है मेडुला ओब्लोंगेटा कहाँ प्रेजेंट होती है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है, यानी कि ये हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होगा। अब ये जो कार्डियक सेंटर होता है ये एक्चुअल में 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, बेस्ड ऑन कि हार्ट बहुत ज्यादा ही कहीं बीट नहीं कर रहा तो उसको वापस से नॉर्मल पे लाने के लिए, या बहुत ही स्लो बीट कर रहा हो तो उसको वापस से नॉर्मल पे लाने के लिए। ठीक है, तो 2 सेंटर में डिवाइडेड होता है। जो पहला सेंटर होता है उसको बोलते हैं कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर। कार्डियो यानी कि हार्ट की बात हो रही है और ये सेंटर क्या करेगा? ये हार्ट को एक्सिलरेट करवाने में हेल्प करेगा। नाम में ही आ रहा है एक्सिलरेटरी सेंटर, एक्सिलरेट करवाने में, यानी कि अभी हार्ट जो है वो बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, स्लो स्लो बीट कर रहा है। अब हार्ट को ये क्या करेगा? कहेगा कि थोड़ा जल्दी काम कर, और ये सेंटर जो है, ये वाला सेंटर तब एक्टिवेट होगा और वो सिग्नल भेजेगा हार्ट को टू वर्क फास्टर। वहीं पे दूसरा होता है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। अभी जो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर है, नाम से पता चल रहा है इनहिबिट कर रहा होगा, यानी कि हार्ट बहुत ही कहीं ज्यादा तेजी से, जो 72 का जो रेट है उसको तोड़ के वो कहीं ज्यादा हाई स्पीड में बीट कर रहा है, तो उसको बोलेगा कि थम जा, धीरे हो जा। तो ये 2 टाइप के सेंटर होते हैं। अब ये दोनों सेंटर काम कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। किस तरह से इंपल्स भेजते हैं, किसको इंपल्स भेजते हैं ये देख लेते हैं। हमें पता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के लिए 2 टाइप की नर्व्स होती हैं, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनोमिक क्यों बोला? क्योंकि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, अगर हमें उनको चेंज कराना है, उनको काम ज्यादा करवाना है या कम करवाना है, तो उसके लिए कौन आता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है। और यहाँ पर इसके अंदर आते हैं फर्दर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब ये जो सिंपैथेटिक नर्व है, मैंने ये करवा रखा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ये वाला टॉपिक मैंने कवर कर लिया है। क्या होता है इसमें? ये हार्ट बीट को तेज करवाती है। वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक क्या करती है? हार्ट बीट को स्लो करवा देती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हार्ट बीट को नॉर्मल पे रखने का बिलीफ रखती है, अगर मान लो तेज हो रखी है तो क्या आप मुझे यहाँ पर देख के बता सकते हो कि सिंपैथेटिक नर्व किस टाइम पे काम करेगी? कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर के टाइम पे या कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर के टाइम पे? तो आंसर है जब एक्सिलरेटरी सेंटर की बारी आएगी तब वो काम करेगी। रीजन क्या है? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्व जो होती है वो हार्ट बीट तेज करवाती है, और कार्डियो एक्सिलरेटरी का मतलब ही है कि हार्ट बीट को तेज करवाने वाला काम करेगा। तो कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर क्या करेगा? ये सिंपैथेटिक नर्व को बोलेगा कि जाकर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर एसए नोड। क्या बोलेगा सिंपैथेटिक नर्व को? कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने का काम दे रहा हूं मैं तेरे को। कहाँ पे रिलीज करना है ये न्यूरोट्रांसमीटर? एसए नोड पे। अब एसए नोड पे ही क्यों करना है रिलीज? तो इसका आंसर क्या है कि हमें पता है कि एसए नोड ही पेस मेकर होती है। जो एसए नोड है वहीं से जनरेशन एंड कंडक्शन स्टार्ट होती है हार्ट के इंपल्स की। तो ये क्या करेगा कि एक न्यूरोट्रांसमीटर भेज देगा, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देगा साइनोएट्रियल नोड पे। ये समझ आया कि साइनोएट्रियल नोड पे क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां से जनरेशन एंड कंडक्शन स्टार्ट होती है, वहां से पेस मेकर का इसका काम है, तो वहीं से इंपल्स बनती है। दूसरी बात, न्यूरोट्रांसमीटर जो मैं बोल रही हूँ वो कौन सा वाला है? नोरएड्रेनालिन। अब मैंने ये भी चीज पढ़ा दी है कि अलग अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो उनमें से ऐसे ही एक होता है नोर एड्रिनलिन। तो अब आगे क्या होगा? हमें पता है कि हर एक नर्व में आती है क्या? साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक वेसिकल एंड न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसे ही सिंपैथेटिक नर्व एसए नोड के पास इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देगा, वैसे ही जो एसए नोड के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब ये रिसेप्टर कहाँ से आ गए? तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हर एक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और हर एक रिसेप्टर जो होता है ये स्पेसिफिक होता है अपने केमिकल के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए या हार्मोन के लिए। ये चीज मैंने बताई थी। हर एक रिसेप्टर जो होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर अपने हार्मोन या केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर के लिए ही काम करता है। वो ऐसा नहीं है कि उस पे सारे आके जुड़ जाएंगे, नहीं। तो ऐसे ही ये जो नोर एड्रेनलिन है ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या करेगा?
एसए नोड के जो रिसेप्टर प्रेजेंट है एसए नोड पे उनके ऊपर जाके बाइंड कर जाएगा। अब उन रिसेप्टर का नाम भी देख लेते हैं। उन रिसेप्टर का नाम होता है बीटा एंड्रेनर्जिक रिसेप्टर। बीटा एंड्रेनर्जिक रिसेप्टर, और ये कहाँ प्रेजेंट है? तो एसए नोड पे। क्या इतनी बात समझ आई? अब उसके बाद जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करा एसए नोड के रिसेप्टर से, अब क्या होगा? अब वहां पर इस रिसेप्टर ने चेंजेस करवाए, और वो चेंजेस कौन कौन से होंगे ये देख लेते हैं। तो वो दो टाइप के चेंजेस होंगे, वो दो तरह से चेंज करवाएगा। एक तो वो क्या बोलेगा कि हार्ट बीट इंक्रीज करो। हार्ट बीट इंक्रीज कैसे करवाएगा? पेस मेकर को कहेगा अपना काम जल्दी करो, ज्यादा इंपल्स भेजो, जल्दी जल्दी इंपल्स भेजो, तो हार्ट बीट इंक्रीज करवा देगा। दूसरा, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज करवा देता है। क्या करवाता है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जितना स्ट्रांगली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा आउटपुट होगा कार्डियक आउटपुट, उतना ही ज्यादा जल्दी ब्लड मिलेगा। किसको? सारे बॉडी ऑर्गन को। क्या ये बात समझ आई? इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे ही कार्डियक आउटपुट ज्यादा हुआ, सिंपैथेटिक नर्व से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, उसने जैसे ही अपना काम किया, इससे नोड के ऊपर जो रिसेप्टर है उससे बाइंड करके जैसे ही उसने अपना काम किया, तो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन ज्यादा होगी। यानी वेंट्रिकल अब स्ट्रॉन्गली, जितना स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उतना ही इजीली जो बचा कुचा ब्लड होगा वहां से वो बाहर निकल पाएगा। ये बात हमें पता है। जितना स्ट्रांगली हम एक कपड़े को निचोड़ेंगे ताकि और पानी निकले, तो पानी ज्यादा निकलेगा नॉर्मल से। वही सेम चीज है। तो ऐसे ही जितना स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी, उतना ही ज्यादा कार्डियक आउटपुट भी होगा। जितना ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा, उसकी वजह से ब्रेन तक वो ब्लड भी जा रहा है, तो ब्रेन को पता चल जाएगा कि हाँ काम हो चुका है। क्या ये बात समझ आई? तो ये था हमारा अबाउट कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर। कार्डियो इनिबिटरी सेंटर भी देख लेते हैं। अगर हम कार्डियो इनिबिटरी सेंटर की बात करें, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इनिबिट कर रहा होगा हार्ट को कि बस थोड़ा कम काम कर। मान लो कि आपने बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, या मान लो आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन इतने ज्यादा हो गए हैं कि आपका हार्ट बहुत ही हाई बीट कर रहा है किसी भी वजह से। तो इस वजह से क्या होगा? इतना ज्यादा बीट कर रहा है कि वक्त ब्लड भी पंप नहीं कर पा रहा ठीक से। ठीक है, आपके पास इतने ज्यादा कपड़े हैं सुखाने को कि आप हल्का सा उनको निचोड़ के डाली जा रहे हो, तो क्या वो पूरी तरह उनके अंदर से पानी निकल चुका होगा? तो आंसर नहीं है ना। ऐसे ही सेम जब हार्ट बहुत ज्यादा अपने नॉर्मल 72 पर मिनट के रेट से ज्यादा पे बीट करता है, तो वो सही से काम नहीं कर पाता है उसका। और उसका मेन काम क्या है? मेन काम हार्ट का पंप करना ही है ना ब्लड। तो अगर हार्ट को मेन काम अपना करना है, तो या तो वो अच्छे से करे, तो फिर इसी वजह से कार्डियो इनिबिटरी सेंटर उसको बोलता है कि भाई तू थोड़ा धीरे बीट कर ले ताकि ज्यादा ब्लड पास हो सके। ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी बीट कर रहे हो पर ब्लड बाहर नहीं निकल रहा, या ब्लड निकल भी रहा तो बहुत कम निकल रहा है नॉर्मल से। तो कार्डियो इनिबिटरी सेंटर कैसे काम करता है? जब हार्ट बहुत ही ज्यादा रेट पे बीट कर रहा होता है, तो ये क्या करता है? पैरासिम्पथेटिक नर्व के थ्रू सिग्नल भेजता है। पैरासिम्पथेटिक नर्व क्यों? मैंने आपको बताया था पैरासिम्पथेटिक का मेन काम क्या होता है, या तो कुछ स्लो कराना या नॉर्मल पे लेके आना। यहाँ पे जो हार्ट के पास पैरासिम्पथेटिक नर्व जाती है उसका काम रेगुलेट करने के लिए उसको एक और नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व पे पहले क्वेश्चन आते थे, पूछा जाता था कि वेगस नर्व या फिर हार्ट के पास जो नर्व जाती है, नर्व सिस्टम जाता है पैरासिम्पथेटिक, उसका नाम क्या है? अब ये जो पैरासिम्पथेटिक नर्व है ये रिलीज करती है एक न्यूरोट्रांसमीटर। सेम ही काम होएगा, काम अलग नहीं होगा, बस न्यूरोट्रांसमीटर अलग हो जाएगा और उस न्यूरोट्रांसमीटर पे बाइंड करने वाला जो रिसेप्टर होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगी? सेम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी। कहाँ पे रिलीज करेगी? एसए नोड पे ही, क्योंकि वहां से एसए नोड ही तो इंपल्स भेजती है। एसए नोड बहुत रैपिडली इंपल्स भेज रही है, तो उसी को कम करवाना पड़ेगा। बाकी के जो नोडल टिश्यू हैं वो तो उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, जितनी जल्दी वो इंपल्स छोड़ रही है इतनी जल्दी वो पकड़ रहे हैं। अगर वो इंपल्स धीरे कर दे तभी तो जाके आगे वाले भी आराम कर पाएंगे। तो ये किसके पास होंगे? रिसेप्टर जहां पर जाके न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा, यहाँ पर भी एसए नोड के पास ही होंगे। क्या ये बात समझ आ रही है कि क्यों एसए नोड होता है? क्योंकि मेन काम उसी का होता है। तो ये रिलीज करेंगे क्या? एसिटाइल कोलिन। ये क्या रिलीज करेंगे? एसिटाइल कोलिन। कहाँ पे रिलीज करेंगे? एसए नोड पे। ये जो एसिटाइल कोलिन है ये जाके बाइंड करेगा रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन एसए नोड पर। इन रिसेप्टर का नाम होता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर। मस्कैरिनिक रिसेप्टर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जस्ट फॉर नॉलेज बता रही हूँ। मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होते हैं एसए नोड पे, उससे जाके बाइंड करेगा। अब जैसे ही इसने बाइंड किया, सेम वही चीज ये काम करवाएगा। इसका काम क्या है? ये हार्ट को कहेगा कि भाई थोड़ा धीरे हो जा, तो हार्ट बीट कम हो जाएगी पहले से। और दूसरा दूसरा और किस तरह से ये करवा सकता है हार्ट बीट को कम? तो ये जो नर्व इंपल्स की कंडक्शन है उसको भी तो स्लो करवा सकता है।
जब SA नोड से AV नोड तक जो इम्पल्स की कंडक्शन हो रही थी, अगर हम उसकी जो स्पीड है उसी को धीरे कर दें, धीरे धीरे ही पूरे कंट्रोल होगी ना, ये सब धीरे धीरे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, धीरे धीरे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा कार्डियक सेंटर काम करता है टू रेगुलेट हार्ट बीट। दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्डियक सेंटर प्रेजेंट कहाँ होता है। तो कार्डियक सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला के अंदर। कार्डियक सेंटर जो होते हैं वो दो होता है या फिर दो में डिवाइडेड होता है। एक का काम होता है हार्ट बीट को तेज करना, एक का काम होता है हार्ट बीट को कम करना। उसी पेन का नाम है कार्डियो एक्सिलरेटरी। ये क्या करेगा, हार्ट को तेज करेगा। वहीं पे कार्डियो इनहिबिटरी क्या करेगा, हार्ट बीट को कम कर देगा। तो कार्डियो एक्सिलरेटरी कैसे काम करता है, ये सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू सिग्नल भेजता है। अब सिंपैथेटिक नर्व क्या करती है, ये नोर एड्रिनलिन को रिलीज कर देती है। कहाँ पे, SA नोड पे। फिर नोर एड्रिनलिन को रिलीज करा तो उसने कहाँ जाके बाइंड करा, उसने बाइंड कर दिया बीटा एंड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे, SA नोड पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है। फिर उन्होंने क्या किया, हार्ट बीट को तेज करवा दिया, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करवा दिया। इनहिबिटरी कैसे काम करता है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू सिग्नल भेजता है। जहां पे SA नोड है उस पर रिलीज होता है एसिटाइलकोलिन, और एसिटाइलकोलिन मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर जाता है और वो हार्ट बीट को स्लो करा देते हैं। ये बात समझ आई। अब इसके बाद और क्या क्या तरीके हो सकते हैं हार्ट बीट को रेगुलेट करने के। ये तो मैंने ब्रेन वाला तरीका बता दिया कि जो ब्रेन हेल्प करता है, पर कुछ हार्मोन भी कंट्रोल करते हैं हार्ट को। तो हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। हार्मोनल कंट्रोल में अगर हम देखें तो कौन कौन आता है, मैंने तभी आपको नाम दिया, एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन, नाम दिया था कि नहीं दिया था, यहाँ पे लिखा है। ये जो नोर एड्रिनलिन है तो ये हार्मोन ही तो है एक तरह से, चाहे ये न्यूरोट्रांसमीटर। याद रखना, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन यानी एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं, ये दोनों हार्मोन भी होते हैं। तो ये दोनों हार्मोनल कंट्रोल में। अच्छा, ये रिलीज कहाँ से होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अच्छा, आप इसको याद कैसे रख सकते हो कि ये दोनों हार्ट बीट को तेज कराते हैं या स्लो करवाते हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज होते हैं। ये ऐसे हार्मोन है, ये तब रिलीज होंगे जब बॉडी को स्ट्रेस होगा। मान लो आपने भूत देख लिया, जैसे आपने भूत देखा तो क्या होता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाना, पसीना आना, और क्या होता है, मुंह सूखने लगता है। जब भागते हो आप उससे डर के तो बहुत तेज भागते हो, जितना आपने कभी भागा भी नहीं होगा इतनी तेज भाग जाते हो, है ना। तो ये एड्रेनलिन नोर एड्रेनलिन रिलीज होते हैं। तो ये दोनों करते क्या हैं, ये ट्राई करते हैं कि हार्ट को उस हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से काम करवा सकें। और अगर आपको भागना है, चाहे आपके पीछे डॉग पड़ गया है तो उससे भागना है, आप देखो आप नॉर्मली इतना नहीं भाग सकते जितना आपके पीछे अगर डॉग पड़ जाए तो भागते हो। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये दोनों रिलीज करके हार्ट बीट को हाई करवा देते हैं। तो इनका काम क्या होगा, ये हार्ट बीट इंक्रीज करवा देते हैं। और अगर हम देखें तो एक इस पे काम करते हैं, एंड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं ऐसे नोड पे, उन पे ये लिखवा दिया मैंने ऊपर। अच्छा, एक और हार्मोन होता है थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। ये भी क्या करता है, ये भी हार्ट रेट इंक्रीज करवाता है। थायरोक्सिन, हमें पता है कि थायरोक्सिन इज रिलेटेड टू बेसल मेटाबॉलिक रेट रेगुलेशन, BMR रेगुलेशन। ठीक है, जितना जल्दी जल्दी हमारा हार्ट काम करेगा उतना जल्दी जल्दी जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो हमारी डाइजेशन वगैरह है वो अच्छी हो पाएगी। अब कुछ आयन्स भी हेल्प करते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन। अभी जो कैल्शियम आयन होता है ये भी हार्ट बीट को इंक्रीज करवाता है। अब लेकिन ये करवा कैसे रहा है ये चीज, तो कैल्शियम के ज्यादा होने की वजह से डीपोलराइजेशन ज्यादा हो जाती है। कैल्शियम के ज्यादा होने की वजह से डीपोलराइजेशन का जो रेट है वो ज्यादा हो जाता है। और हमें पता है कि डीपोलराइजेशन जब होती है तो एक्शन किया जाता है। ऐसे ही एक पोटेशियम भी होता है, लेकिन इसका अलग काम है, ये हार्ट बीट को कम करवाता है। इसलिए बोलते हैं कि पोटेशियम जो है अगर वो सेल के अंदर रहे तो ही ज्यादा बेटर है। अगर वो बाहर आ जाएंगे तो वो ब्लड के थ्रू हार्ट तक ना पहुंच जाए, क्योंकि वो हार्ट बीट को बहुत कम करवा देता है। कैसे करवा देता है कम, तो ये भी हमें पता है, ये हाइपर पोलराइजेशन करवाता है। ये हाइपर पोलराइजेशन करा देगा, यानी कि अंदर मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है उसको और चेंज करवा देगा, अंदर -70 से और कम होता जाएगा। तो इस वजह से इंपल्स आगे जा ही नहीं पाएगी, इंपल्स कंडक्ट ही नहीं होगी। ये था हमारा अबाउट रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। अब हम पढ़ते हैं अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट। इनमें से जो कुछ डिसऑर्डर्स हैं वो आपस में लिंक्ड है, तो उस वे में हम पढ़ेंगे, उस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो डिसऑर्डर आता है वो होता है हाइपरटेंशन। हाइपर टेंशन यानी कि ज्यादा टेंशन, इसी को दूसरी तरह से हम क्या बोल सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर ज्यादा होना। हम ये जो ब्लड प्रेशर की बात करते हैं ये एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम इसे डेफिनेशन में बताना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट
जब एक आर्टरी के अंदर ब्लड जब तेजी से आता है तो उसके वॉल्स पर वो जितना प्रेशर लगाता है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड बाहर रिलीज करता है तो उसमें आर्टरीज के अंदर ब्लड जाता है, बहुत तेजी से जाता है, तो उस टाइम पे ब्लड जो होता है वो वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करता है और उस प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगी? प्रेशर exerted by blood on the walls of artery या ब्लड वेसल। इतनी बात समझ आई? तो पहले हम ये देख लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारा नॉर्मल जो किसी भी बंदे का ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। अब 120/80 mmHg का मतलब क्या हुआ? मिलीमीटर ऑफ मर्करी। Hg यानी मर्करी, mm यानी मिलीमीटर। हम मिलीमीटर ऑफ मर्करी में इसको मेजर करते हैं। दूसरी बात, हमेशा इसको ओवर बोलेंगे, कभी इसको बाय या अपॉन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ओवर। ये 120 और 80 क्या है? तो ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया यानी सिस्टोल किया तब जो आर्टरीज पे प्रेशर पड़ा उसको बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो प्रेशर पड़ा उसे बोलेंगे सिस्टोलिक। वहीं पे जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा तब उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं होगा सिस्टोलिक प्रेशर से, तो उसको बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है उस टाइम पे जो आर्टरीज पे प्रेशर होता है, क्योंकि उस टाइम पे ब्लड नहीं आ रहा होता है उधर से वेंट्रिकल से, तो वो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो आप देख लो, साफ साफ पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड बहुत तेजी से जाता है तो वो प्रेशर हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तो 120। वहीं पे जब वो रिलैक्स कर रहा है तो प्रेशर वॉल्स पे कम एक्सर्ट होना चाहिए, तो 80। क्या इतनी बात समझ आई? हम कब बोल सकते हैं कि किसी बंदे को हाइपरटेंशन है या फिर किसी बंदे का हाई ब्लड प्रेशर रहता है? तो जब किसी एक बंदे का 140/90 या उससे ज्यादा रहे हमेशा प्रेशर। ऐसा नहीं है कि आप भाग के जा रहे हो डॉक्टर के पास और बोल रहे हो अब मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो, तो वो तो ऑब्वियसली ज्यादा आएगा। भागने के लिए हार्ट ज्यादा काम करता है तो वो प्रेशर ज्यादा आएगा। पर अगर आप बैठे बैठे भी सो के उठे हो तो भी आपका प्रेशर या तो इतना आ रहा है या इससे ज्यादा का आ रहा है, और हर एक दिन बाद चेक करने पे भी यही चीज हो रही है, तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन है। अब हाइपरटेंशन क्यों दिक्कत देती है? तो हाइपरटेंशन जो होती है ये वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? ब्रेन। ब्रेन है वाइटल ऑर्गन की? नहीं, जरूरत है ना ब्रेन की बहुत ज्यादा। हार्ट, किडनी, तो ऐसे वाइटल ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करता है जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। अब ये कैसे इफेक्ट करता है अगर हम ये देखें तो अगर ब्रेन में नॉर्मल से ज्यादा हाई प्रेशर से ब्लड जा रहा है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? स्ट्रोक आ सकता है, हेमरहैजिक स्ट्रोक। हेमरहैजिक स्ट्रोक कैसे होता है? जब आर्टरी रप्चर कर जाती है, इतना स्ट्रॉन्ग फ्लो है कि आर्टरी जो है वहां पे ब्रेन में जाके ब्रेक कर गई, तो उसकी वजह से ये स्ट्रोक आते हैं। वहीं पे सेम हमें पता है कि हार्ट के पास भी तो ब्लड जा रहा होगा ना, हार्ट को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो है, तो हार्ट के पास भी उस ऑक्सीजन को प्रोवाइड रखने के लिए एक आर्टरी जाती है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। अब वैसे ही उतनी तेजी से अगर कंटिन्यूअसली हर दिन ब्लड जा रहा है तो इस वजह से हार्ट पे भी तो प्रेशर डलेगा, तो हार्ट पे भी प्रेशर डलेगा। दूसरा अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी हमें पता है कि किडनी में जो ग्लोमेरुलस है, ये बोमेन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस है वो तो बना ही किससे है? वो कैपिलरी से ही तो बना है, तो यानी कि गुच्छे ऑफ कैपिलरी से किडनी का ग्लोमेरुलस बन रखा है। तो आप सोचो कि कैपिलरी तो और एक थिन लेयर की बनी होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की, तो उस पर कितना प्रेशर डलेगा? तो इस वजह से जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है वो रप्चर कर सकती है कि नहीं, तो ये दिक्कतें आती हैं हाइपरटेंशन अगर हो किसी को। तो नेक्स्ट डिसऑर्डर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी, या फिर इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोल सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, स्क्लेरोसिस हार्डनिंग, एथेरो आर्टरी, तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। आर्टरी जब हार्डन हो जाती है, सख्त होने लगती है,
क्यों होने लगती है? क्योंकि उसमें किसी ना किसी चीज की डिपोजिशन हो रही होती है, तो इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और अगर वो जो आर्टरी है वो कौन से वाली है, जो हार्ट के पास जा रही है, जो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड कर रही है, वो वाली है, तो उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या ये बात समझ आई? कोरोनरी आर्टरी डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस में सब सेम है। डिफरेंस इतना है, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कहीं की भी आर्टरी हो सकती है, पर कोरोनरी आर्टरी डिजीज स्पेसिफाई कर देता है कि वो हार्ट के पास जाने वाली आर्टरी की बात कर रहा है, कि उसमें हार्डनिंग हुई है। तो यहाँ पर होता क्या है कि मान लो मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक ब्लड वेसल, यह है आर्टरी। हमें पता है कि आर्टरी के पास होती है 3 वॉल, आउटर, मिडल और इनर वॉल। मिडल जो होती है मस्कुलर होती है, आउटर जो होती है वो फाइबर्स की बनी होती है, उसका प्रोटेक्शन का काम होता है, और इनर जो होती है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। अब क्या हो रहा है, हाई फैट वाला खाना है, हाई कोलेस्ट्रॉल वाला खाना है, कब क्या हो रहा है कि इस आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में जो हार्ट के पास जा रही है ब्लड सप्लाई करने, उसके अंदर डिपोजिशन हो जा रही है, क्योंकि खाने में फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम वगैरह ज्यादा होने की वजह से कोरोनरी आर्टरी में ये डिपॉजिट हो रहे हैं। पहले इतने हुए, ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर ये इतना डिपॉजिट हुआ, हमने ध्यान नहीं दिया, इस चीज का पता नहीं चला, फिर ये इतना डिपॉजिट हुआ, फिर ये इतना डिपॉजिट हुआ, ऐसे डिपॉजिट हो ही जा रहा है, फिर ये इतना डिपॉजिट हो गया, ये डिपॉजिट हो ही जा रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब ये इतना डिपॉजिट होगा तो हार्ट के पास ब्लड जाने के लिए रास्ता कम हो गया कि नहीं? अब पहले से जो नॉर्मल है ब्लड का फ्लो जितना था हार्ट तक, वो कम हो जाएगा, तो हार्ट पे अब कम ब्लड जाएगा, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी उतना नहीं जा पाएगा। सही बोल रही हो कि नहीं? तो इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जब ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड fibrous tissue, lumen of vessel that supply blood to heart। lumen क्या होता है? जो खाली जगह होती है जहां से ब्लड बह रहा होता है, तो वो उस वेसल का जो हार्ट तक ब्लड लेके जा रही है, वो कैसा हो गया? नैरो हो गया, पतला होता गया। इतना था अभी, कम इसमें डिपोजिशन की वजह से बिल्कुल नैरो हो गया, तो उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या ये बात समझ आई? किस वजह से हुई? क्योंकि वहां पे डिपोजिशन हुई। किस किस चीज की डिपोजिशन हुई? कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू की। कहाँ पर हुई? लुमन में हुई। किस वेसल के लुमन में हुई? कोरोनरी आर्टरी में हुई, यानी वो वेसल जो हार्ट तक सप्लाई कर रही है ब्लड को, तो ये होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब ये डिपोजिशन हो तो गई, ये डिपोजिशन बन गई। जब ये डिपोजिशन बनती है ना, तो हार्ट आपको सिग्नल देता है कि मैं खतरे में हूं, मेरे में प्रॉब्लम आ रही है, और उस सिग्नल को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोर वर्ड आता है चेस्ट के लिए, एंजाइना मतलब जकड़, केज लाइक, जकड़ होना, जकड़न होना चेस्ट में, पेन होना चेस्ट में। तो एंजाइना पेक्टोरिस, जिसको हम एंजाइना भी बोलते हैं, इज नथिंग बट चेस्ट पेन। जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, जो ये चेस्ट पेन होता है, ये और कुछ नहीं होता, ये सिम्टम होता है। जब आपका हार्ट आपको बता रहा है कि मैं दिक्कत में हूं, ये सिम्टम है। हमें पता है जैसे कि हमें कोई फ्लू हो जाए तो हमारे को छींक आना, खांसी आना, ये सब सिम्टम होते हैं। ऐसे ही सेम जब हमारे हार्ट के पास ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है सफिशिएंट, तो हार्ट में भी सिम्टम आते हैं, दर्द होना शुरू होती है, चेस्ट एरिया में दर्द होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सोचते हैं कि गैस का दर्द होगा और उसको इग्नोर मार देते हैं, और वो फिर आगे और ज्यादा बढ़ जाता है, वो मसल ही खराब हो जाता है हार्ट का, जहां तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा। तो इस चीज को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है। तो ये होता किस वजह से? ये सिम्टम आते कब हैं? ये सिम्टम तब आते हैं जब इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती है हार्ट मसल तक। क्यों नहीं पहुंच रही है, क्यों नहीं पहुंचती है? तो रीजन इसका क्या होता है? क्योंकि किसी डिपोजिशन की वजह से वहां से ब्लड कम हो गया है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से, कोरोनरी आर्टरी से ब्लड जो है वो कम जा रहा है हार्ट तक, तो हार्ट मसल तक ज्यादा ब्लड पहुंच नहीं पा रहा। और हमें पता है कि ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन, तो यानी उनके मसल्स को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पा रही है। तो ये क्यों होता है, क्यों नहीं मिल पाती है? ये मैंने अभी बताया, ड्यू टू कंडीशन दैट इफेक्ट ब्लड फ्लो टू द हार्ट। इतनी बात समझ आई? तो यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की वजह से एंजाइना पेक्टोरिस का सिम्टम यानी चेस्ट पेन होता है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब ऐसे ही चेस्ट पेन होता रहा, और एक जो इंसान था उसको लगा कि ये गैस का दर्द है, तो उसने डॉक्टर को जाके नहीं दिखाया। इसकी वजह से आपका जो हार्ट है उसने अपनी तरफ से ट्राई किया बताने की कि भाई मैं दर्द में हूँ, उसकी ये लैंग्वेज थी बताने की, अपना पेन बताने की, पर हमने इग्नोर मार दिया गैस बोल के उसको। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से होता है हार्ट अटैक।
इसी हार्ट अटैक को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ये चीज मैंने आपको ईसीजी में बताई थी कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी होता है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन इज नथिंग बट हार्ट अटैक। तो ये जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है या फिर हार्ट अटैक है, इसमें होता क्या है? ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, क्योंकि हार्ट मसल के पास ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं आ रही थी, सही से नहीं आ पा रही थी, तो वहां पर ऑक्सीजन भी सही से नहीं पहुंच पा रही थी। तो जितनी हार्ट के मसल को ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी उनको मिल नहीं पा रही थी। तो इसकी वजह से उन्होंने एंजाइना पेक्टोरिस किया, चेस्ट पेन का आपको सिम्टम दिखाया, पर फिर भी आपने वो इग्नोर कर दिया, तो वो धीरे धीरे मरना शुरू हो गए। अगर हमारे बॉडी में सेल्स को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाए तो धीरे धीरे सेल्स जो है वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, काम करना बंद कर जाते हैं। तो ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हार्ट मसल गेट्स डैमेज्ड या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो जो एरिया है, मान लो कि पूरा के पूरा हार्ट नहीं खराब हुआ, बस एक पर्टिकुलर एरिया जाके खराब हो गया, तो वो जो एरिया उसके मसल मर गए और तब आता है हार्ट अटैक। अब मान लो कि ये हार्ट मसल कौन सा खराब हुआ? जो कि एसए नोड वाला था। एसओ नोड वाला जो हिस्सा था वो खराब हो गया। जब वो खराब हुआ, बंदे को हार्ट अटैक आया, तो फिर बोलते क्या है? आपने सुना होगा, मूवी में सुना होगा या आपके किसी नोन में सुना होगा कि वो बोलते हैं कि पेस मेकर खराब हो गया है, आर्टिफिशियल पेस मेकर डालना पड़ेगा। तो क्योंकि वो पेस मेकर काम नहीं करता तो उसकी जगह कोई किसी को तो लेनी पड़ेगी ना, तो आर्टिफिशियल पेस मेकर डलता है। तो आपको ये बात समझ आई किस तरह से सब रिलेटेड है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज से स्टार्ट हुआ, हार्डनिंग हुई आर्टरी की। कौन सी आर्टरी की? जो ब्लड सप्लाई करती है किसको? हार्ट को। वहां पर कैल्शियम वगैरह की डिपॉजिट होते 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 ब्लड की जो सप्लाई है हार्ट के उस मसल तक वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई। इतनी कम होगी कि हार्ट खुद तुमसे हेल्प मांगने की ट्राई कर रहा है बाय गिविंग चेस्ट पेन। चेस्ट पेन होते हैं, क्यों होते हैं? वही सेम चीज, क्योंकि वहां पे इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती है। कोई लोग दिखा दे तो बेटर है, अगर कोई नहीं दिखाता है, गैस का दर्द समझता है या कोई और दर्द समझता है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक की नौबत आ जाती है। इसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? क्योंकि ब्लड सप्लाई काफी टाइम तक इनएडिक्वेट रही उस हिस्से में हार्ट के, तो उस वजह से वो हिस्सा जो है वो खराब हो जाता है, उसके मसल जो है वो डैमेज कर जाते हैं। तो ये इस तरह से काम होता है। यहाँ पे एक और आती है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? अरेस्ट हो गया हार्ट, अरेस्ट हो गया मतलब एक जगह रुक गया। तो यहाँ पर क्या होता है? जो हार्ट होता है ये बीट करना बंद कर देता है, हार्ट बीट जीरो हो जाती है। अगर वो इंसान हॉस्पिटलाइज्ड है पहले से ही तो उसको फिर भी बचाया जा सकता है कार्डियक अरेस्ट के बाद। पर अगर वो इंसान हॉस्पिटलाइज नहीं है और उसका वो घर पे और किसी को पता भी नहीं चला, तो फिर वो इंसान नहीं बच सकता। तो हार्ट बीट कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है? हार्ट बीट जीरो हो जाना, हार्ट स्टॉप्स कंप्लीटली। तो ये भी लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है? हार्ट कंप्लीटली काम करना बंद कर देता है, रुक जाता है। एक आती है हमारे पास हार्ट फेलियर। अब इसे हार्ट अटैक से और हार्ट ब्लॉक से कैसे डिफरेंशिएट करें? तो हार्ट फेलियर क्या होता है? फेलियर क्या होता है? कोई भी इंसान फेल कैसे होता है? जब उसका एक पर्टिकुलर गोल है, उसका एक फंक्शन है, उसका एक काम है, वो करने से पीछे हट जाए या वो ना कर पाए, तो हम बोलते हैं ना कि उसने फेलियर देखा है या वो फेल हो गया उस चीज में। ऐसे ही सेम हार्ट का जो काम है वो ही काम ना कर पाए तो उसको बोल देंगे कि हार्ट फेलियर हो गया है। क्या ये बात समझ आई? इस तरह से समझो कि हमें पता है कि हार्ट का काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, हार्ट का फंक्शन क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड। पर जब हार्ट जो है अपना काम करने से, अपना फंक्शन करने से ही हट जाए, तो उसको बोल देंगे हार्ट फेलियर। तो क्या होता है हार्ट फेलियर? व्हेन हार्ट फेल्स टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। जब हार्ट अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाता तो उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। और इसका फंक्शन क्या होता है? तो पंप द ब्लड टू दी ऑर्गन्स। तो हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हार्ट जो है ये इतना ब्लड नहीं पंप कर पा रहा होगा जितना ऑर्गन्स को चाहिए। तो यही लिख दिया मैंने, हार्ट इज नॉट पंपिंग इनफ ब्लड टू मीट बॉडीज रिक्वायरमेंट। जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना वो पंप नहीं कर पा रहा ब्लड, तो उसको बोल देंगे हार्ट फेलियर, अपना फंक्शन ही निभा नहीं पा रहा है। क्या इतनी बात समझ आई? अच्छा, एक और जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी है वो होती है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक क्या होता है? जब एवी नोड्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाए। कौन सी नोड डैमेज हो जाए? एवी नोड। एसए नोड नहीं हो रही है डैमेज, एवी नोड डैमेज होगी, तो इस वजह से हार्ट ब्लॉकेज हो सकती है। तो एवी नोड ही जब डैमेज हो गई, जिसका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन को वेंट्रिकल तक पहुंचाना, तब होती है हार्ट ब्लॉक। यानी अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, वेंट्रिकल जो है वो अपना काम ही नहीं कर पा रहा, वो कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड बाहर ही नहीं निकाल पा रहा, तो इस वजह से हार्ट ब्लॉकेज होती है। यहाँ लिख दो, कॉन्ट्रैक्शन डू नॉट रीच वेंट्रिकल।
क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि एवी नोड जो उसको पहुंचाने वाली थी परकिंजे फाइबर बंडल ऑफ हिस्स तक, वो पहुंचा ही नहीं पाती। इतनी बात समझ आई? तो आपको ना हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉक और हार्ट अटैक में डिफरेंस पता होना चाहिए। हार्ट अटैक क्या होता है? ये कब आता है? जब हार्ट मसल्स तक इनफ ऑक्सीजन ना पहुंच पा रही हो, क्योंकि इनफ ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं पे हार्ट फेलियर कब होता है? हार्ट फेलियर होता है जब वो अपना फंक्शन निभाने से पीछे हट जाता है। वो क्या कर रहा है? वो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा है। हमें पता है हार्ट का फंक्शन पंपिंग ऑफ ब्लड होता है, तो वो उतना ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा है कि वो पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके। वहीं पे हार्ट ब्लॉक क्या होता है? इसमें एवी नोड खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल काम नहीं कर पाते हैं। तो ये होती हैं हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट। तो हमारा आज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई चीज में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। 11th के हम 2 चैप्टर कंटिन्यू रख रहे हैं और 12th का हम एक चैप्टर ही कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।